नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो पूरे 100 साल लंबा है। विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास। मतलब ये जो तकनीक हमारी पूरी दुनिया को पलट कर रख रही है, इसकी शुरुआत आखिर हुई कहां से? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सदी भर की कहानी में गोता लगाते हैं। ये सिर्फ कुछ मशीनों या कोड की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी जिद और इनोवेशंस की कहानी है। अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत आखिर हुई कैसे। आज हम अचानक से हर जगह चैटबॉट्स और स्मार्ट टूल्स देख रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई जादू है जो बस रातों रात हो गया। लेकिन सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज का ये जो एआई बूम है ना, ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है। इसके पीछे दशकों की कड़ी मेहनत है और इसकी जड़ें इतिहास में बहुत पीछे तक जाती हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एआई के जन्म की, फिर देखेंगे सेमीकंडक्टर क्रांति, उसके बाद विकसित होते न्यूरल नेटवर्क्स पर चर्चा करेंगे, फिर बिग डेटा के युग को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे एआई के भविष्य की। इस पूरी कहानी को हम बेसिकली 2 ट्रैक्स में बांटकर देखेंगे, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। चलिए अपनी लिस्ट के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। भाग 1, एआई का जन्म और कंप्यूटिंग की नींव। इस पूरी जर्नी का स्केल सच में हैरान करने वाला है। बात शुरू होती है 1940 के दशक में, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उस उथल-पुथल के बीच एलन ट्यूरिंग ने कुछ ऐसा काम किया जिसने दुनिया को पहली बार ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मशीनें भी सोच सकती हैं। जरा सोचिए उस समय के बारे में। वहां से हम 1950 के दशक में पहुंचे, जब असल में कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई। और अब आज हम सीधे इस एआई बूम के बीचों बीच खड़े हैं। ट्यूरिंग ने जो बीज बोया था वो आज एक विशाल जंगल बन चुका है। अब बढ़ते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ। भाग 2, सेमीकंडक्टर क्रांति, जिसे हम हार्डवेयर ट्रैक भी कह सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी बात समझना जरूरी है। जब तक मशीनें फिजिकली ताकतवर नहीं होंगी, तब तक कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। यही एंट्री होती है सेमीकंडक्टर की। ये वो मूलभूत सामग्री है, आप इसे वो जादुई चीज कह सकते हैं जिसने हमारे आधुनिक कंप्यूटर युग की नींव रखी। इसी तकनीक ने उन भारी भरकम पूरे कमरे जितने बड़े कंप्यूटरों को आज हमारे जेब में रखे स्मार्टफोन्स में बदल दिया है। इसके बिना तो एआई का सपना बस एक सपना ही रह जाता। और ये जो तकनीकी विकास था ना, ये किसी एक इंसान का कमाल नहीं था। ये एक तरह की रिले रेस थी। सबसे पहले बिल शॉकली ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया और सच में एक क्रांति ला दी। उसके बाद बॉब नॉयस और जीन हर्नी ने क्या किया कि उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया, जिससे एक ही चिप पर कई सारे ट्रांजिस्टर फिट हो गए। और फाइनली टेड हॉफ के माइक्रो प्रोसेसर ने तो कंप्यूटिंग पावर को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। इसी हार्डवेयर ट्रैक ने पुरानी कंप्यूटिंग की सारी लिमिट्स को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। इस हार्डवेयर क्रांति को आगे बढ़ाने में कुछ बहुत ही दिग्गज कंपनियों और शानदार दिमागों का हाथ था। शुरुआत की फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर ने, फिर आईबीएम ने इसे बहुत बड़े पैमाने पर अपनाया। इंटेल और गॉर्डन मूर, हाँ वही मूर जिन्होंने फेमस मूर का नियम दिया था, उन्होंने ये पक्का किया कि कंप्यूटर चिप्स हर साल छोटे और ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होते जाएं। इसके अलावा एएमडी और बुसिकॉम जैसी कंपनियों ने भी इस पूरे इकोसिस्टम को और मजबूत किया। इन्होंने मिलकर एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी कर दी जो आगे चलकर सच में पूरी दुनिया को चलाने वाली थी। चलिए अब चलते हैं भाग 3 पर, विकसित होते न्यूरल नेटवर्क्स, यानी हमारा सॉफ्टवेयर ट्रैक। देखिए, अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसका दिमाग है। न्यूरल नेटवर्क्स असल में वो जटिल डिजिटल आर्किटेक्चर हैं जिन्हें इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बुनियादी विचार ये था कि मशीन को एक एक निर्देश देने के बजाय क्या हम कोई ऐसा एल्गोरिदम बना सकते हैं जो खुद ब खुद सीख सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान अपने अनुभवों से सीखते हैं। और देखते ही देखते ये कंप्यूटर साइंस की सबसे जटिल लेकिन सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स में से एक बन गया। सॉफ्टवेयर की इस पूरी जर्नी में जनरेशन्स का जो अंतर है ना, वो देखना बहुत मज़ेदार है। शुरुआती दिनों में मार्विन मिन्स्की और जॉन मैकार्थी जैसे प्रणेताओं ने एआई का विजन दुनिया के सामने रखा। उन्होंने इसके बुनियादी सिद्धांत बनाए, लेकिन दिक्कत ये थी कि उस वक्त का हार्डवेयर इन एडवांस विचारों को सपोर्ट ही नहीं कर सकता था। फिर एंट्री होती है आधुनिक युग की, जहां जेफरी हिंटन, एलेक्स क्रिजेव्स्की और इलिया सुत्स्कवर जैसे इनोवेटर्स सामने आए। हिंटन, जिन्हें अक्सर एआई का गॉडफादर भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इन मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क्स की क्षमताओं को उस स्तर तक पहुंचा दिया जिसे कभी नामुमकिन माना जाता था। अब आते हैं भाग 4 पर, बिग डेटा का युग, जिसे हम द ग्रेट कोलिजन या महान टकराव भी कह सकते हैं। तो हुआ ये कि दशकों तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपनी अपनी अलग पटरियों पर दौड़ रहे थे, लेकिन इस आधुनिक युग में आकर इन दोनों ट्रैक्स का एक महाटकराव हुआ।
जब एनवीडिया के सुपर पावरफुल जीपीयूज और जेफरी हिंटन के एडवांस न्यूरल नेटवर्क्स आपस में मिले तो उस जबरदस्त टक्कर से जन्म हुआ आज के इस मॉडर्न एआई बूम का। अचानक से मशीनों के पास वो बेतहाशा कंप्यूटिंग पावर आ गई जो उन भारी भरकम एल्गोरिदम्स को चलाने के लिए एकदम जरूरी थी। इस मॉडर्न इकोसिस्टम को अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरफ हमारे पास हार्डवेयर के दिग्गज हैं, जैसे जेनसन हुआंग के नेतृत्व में एनवीडिया, फिर इंटेल और एएमडी, जो इस पूरे सिस्टम को वो ज़रूरी मसल पावर यानी ताकत देते हैं। फिर बीच में आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर और डेटा विजनरीज जैसे फीफी ली, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई, जो इस ताकत को एक सही दिशा दिखाते हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो जो नतीजे सामने आते हैं वो हैं चैट जीपीटी और स्टेबल डिफ्यूजन जैसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स। मतलब ये एक एकदम परफेक्ट इकोसिस्टम बन गया है। इस बिग डेटा के युग का पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग एक साथ आए। सैम ऑल्टमैन, एलन मस्क, पीटर थियल और रीड हॉफमैन। इन फाउंडर्स ने मिलकर ओपन एआई की नींव रखी। उनका मेन गोल यही था कि इस विशाल कंप्यूटिंग पावर और बिग डेटा का इस्तेमाल करके एआई को एक नई दिशा दी जाए। देखा जाए तो ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि भविष्य को शेप देने वाले विचारकों का एक पूरा ग्रुप था। और हाँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के इस महान टकराव से सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स ही नहीं निकले। इमाद मुश्ताक के नेतृत्व में स्टेबल डिफ्यूजन का आना इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भाई एआई अब सिर्फ डेटा को एनालाइज नहीं करता, बल्कि वो कला, तस्वीरें और क्रिएटिव विजुअल्स भी खुद बना सकता है। टेक की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, जहां मशीनें अब सच में इंसानों की तरह क्रिएटिव होने लगी थीं। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। भाग 5, एआई का भविष्य और इसका अगला अध्याय। क्रिस मिलर की एक बहुत ही फेमस किताब है चिप वॉर। वो इस बात पर रोशनी डालती है कि हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि जो गहन रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D का काम आज चल रहा है ना, वो पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुका है। अब ये सिर्फ तकनीकी विकास की बात नहीं रही, बल्कि ये एक ग्लोबल रेस बन चुकी है, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश और बड़ी-बड़ी कंपनियां सबसे बेहतर चिप्स बनाने की होड़ में लगी हुई हैं। आज के टाइम में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी विशाल कंपनियां सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच रही हैं, वो असल में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही हैं। वे नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव रख रही हैं, जो आज के एआई से कहीं ज्यादा ऑटोनॉमस, फास्ट और केपेबल होगा। ये कंपनियां डेटा सेंटर्स और चिप्स में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ताकि उन तकनीकों को हकीकत बनाया जा सके जिनकी आज हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो इस पूरे 100 साल के सफर को देखने के बाद एक सवाल तो बनता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो सफर एलन ट्यूरिंग और बिल शॉकली से शुरू हुआ था, वो आज वहां पहुंच गया है जहां मशीनें एकदम इंसानों की तरह बातचीत कर रही हैं। तो जरा सोचिए, जब ये दोनों ट्रैक्स अगले 100 सालों तक इसी तरह एक साथ दौड़ेंगे और एक दूसरे को पुश करेंगे, तो हमारी दुनिया कैसी होगी? क्या ये तकनीक हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी हमने शायद अभी तक कल्पना भी नहीं की है? खैर, ये सोचने वाली बात है। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।